गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आईटी गणना में कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती हैं। और हमने देखा राष्ट्रीय आय गणना में धारणात्मक कठिनाइयों की बात की हमने। और धारणात्मक कठिनाइयों के बाद में अब हम राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में देखेंगे सांख्यिकीय कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय आय गणना में सांख्यिकी कठिनाइयाँ। पहला है पारिभाषिक कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय में ये भ्रम होता है कि इसमें देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत प्राप्त आय ही सम्मिलित होती है, जबकि वास्तव में देश के निवासियों द्वारा विदेशी निवेशों पर ब्याज, बैंकिंग, निर्यात, आयात, बीमा आदि की कमाई भी राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती है। इस प्रकार आय, व्यय, बचत, उद्योग आदि शब्दों का अर्थ भी सर्वत्र एक सा नहीं लगाया जाता। मैं देखिए पहले भी कह चुकी हूँ कि नेशनल इनकम काउंटिंग में नेशनल इनकम काउंट करना कोई बड़ी परेशानी नहीं है, काउंट की जा सकती है। लेकिन चूँकि इसको हम किसी एक डेफिनेशन में बांध नहीं सकते हैं, हर एक देश की अलग अलग रीतियों के अनुसार इसकी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है। और इस कारण से जो नेशनल इनकम काउंटिंग का कार्य जो होता है वह अलग अलग हर देश का अलग अलग होने से हर सभी देशों की जो नेशनल इनकम अलग अलग पाई जाएगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेगा। चूँकि सबसे मुख्य समस्याओं में जैसे कि क्या देश की भौगोलिक सीमा को ही लिया जाए या देश के निवासियों को राष्ट्रीय आय की गणना में ली जाए। अभी अमूमन सभी ज़्यादातर सभी जगह पर ये चीज़ निष्कर्ष के रूप में आ चुकी है कि नेशनल इनकम में सामान्य निवासियों की द्वारा अर्न आय को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है मापने की रीति एवं दृष्टिकोण। ये राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हम कौन से रीति का उपयोग करेंगे, कौन से दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे, ये डिपेंड करता है कि उस देश की परिस्थितियाँ कैसे हैं, उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं। क्या उत्पादन क्षमता का पता लगाने में उत्पादन विधि प्रयोग में लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए। जबकि अगर हम फिर ये डिपेंड भी करता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा में आपने किस चीज़ को लिया है। क्या आप सिर्फ उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना चाहते हैं या कल्याण के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना चाहते हैं। क्योंकि कल्याण के आधार पर अगर आप राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो वहाँ पर वे दृष्टिकोण को हम उपयोग में लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है राष्ट्रीय आय के संबंध में और फिर आपने रीति कौन सी ली है उसको मेजरमेंट करने के लिए। तीसरा है गैर मौद्रिक लेन देन। चूँकि आज भी बहुत से देशों में वस्तु विनिमय होता है, यानी वस्तु बार्टर सिस्टम है। और इस सिस्टम के कारण चूँकि वस्तुओं का मौद्रिक मूल्यांकन नहीं होता है और इसलिए राष्ट्रीय आय में मौद्रिक मूल्यांकन नहीं होने की वजह से राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में होगा क्या कि जिन देशों में बार्टर सिस्टम है वहाँ पर राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन में कम पाई जाएगी। मान लीजिए कि जैसे कि बहुत अल्पविकसित देश में जहाँ पर मुद्रा का उपयोग अभी स्टार्ट ही हुआ है, मुद्रा वहाँ पर अभी प्रचलित प्रारंभिक अवस्था में है। सभी क्षेत्रों में मुद्रा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, लोग बार्टर सिस्टम के माध्यम से वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, वस्तु विनिमय कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस देश में राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन हमेशा नीचे ही आएगी वनिस्पत उस देश के जहाँ पर हर एक चीज़ का कैलकुलेशन मौद्रिक आधार पर किया जाता है। यानी मुद्रा एक मुख्य आधार है किसी देश की राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में। फिर है अशिक्षित एवं अंधविश्वास। चूँकि अल्पविकसित देशों में लोग क्या हैं, अशिक्षित होते हैं, तो वह अपनी आय का, उपभोग का, उत्पादन का, इनका क्या है अपने पास में कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और ये रिकॉर्ड ना रखने की वजह से आप उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं कि कितना उत्पादन किया गया या आपकी इनकम कितनी है। और ये एक अपने आप में राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन को कठिन बना देता है। नेक्स्ट है आंकड़े संकलन तथा सांख्यिकीय व्यवस्था का अभाव। जिन देशों में सरकारी तथा गैर सरकारी कोई भी संस्था उत्पादन, रोजगार, जनसंख्या, आय, उपभोग आदि के आंकड़ों के संकलन की व्यवस्था नहीं करती, वहाँ राष्ट्रीय आय को मालूम करना कठिन हो जाता है। अतः पूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में राष्ट्रीय आय की गणना आपके क्या है, कठिन ही रहेगी। नेक्स्ट है सरकारी व्यय और करारोपण। सरकार के प्रशासनिक व्यय और व्यवहार में भिन्नता एवं सामान्य क्रियाओं में व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। अतः उनके उत्पादन और उपभोग व्यय के प्रभाव का विश्लेषण मुश्किल रहता है।
इस प्रकार करारोपण के डर से उत्पादन और आय को कम बताने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे राष्ट्रीय आय कम दिखाए जाने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, इसको आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। सरकारी व्यय और करारोपण, चूँकि सरकार का जो दृष्टिकोण है व्यय और करारोपण के संबंध में वह भी अलग अलग होता है। नॉर्मली होता क्या है कि सरकार अपने एक्सपेंडिचर को क्या करती है, कम बताती है। टैक्स कलेक्शन की बात करती है तो वो इस तरीके से बताती है कि हाँ हम लोग कल्याणकारी दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। जबकि होता क्या है, जैसा कि अभी आप देखिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, वेट लग रहा है वहाँ पर, है ना, कितना महंगा होता जा रहा है। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं बता पाती है या उस चीज़ को वो छिपाने में रहती है कि कि टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है। तो चूँकि हमें सही बातें पता नहीं रहती है और जब तक सही चीज़ें हमें पता नहीं रहेगी हमारे लिए कैलकुलेशन करना इनकम का मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य स्तर में परिवर्तन। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों की तुलना करने में मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों का समायोजन करना पड़ता है। यद्यपि सूचकांक से मूल्य स्तर में हुए परिवर्तन का समायोजन संभव है, पर सूचकांक अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण होते हैं। देखिए, नेशनल इनकम काउंटिंग करना, मैं बार बार कहूँगी, इतना कठिन नहीं है, लेकिन कठिनाई वहाँ पर आती है जब आप इनके मामले में नेशनल इनकम काउंटिंग के संदर्भ में हम कंसेप्ट के मामले में पूरी तरीके से एकीकृत नहीं है या हमारी कोई एक सोच नहीं है। तो अब चूँकि आपने ये भी देखा है कि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब जब हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मली उत्पाद विधि की अगर हम बात करते हैं तो उत्पाद विधि क्या है, बेसिकली P इंटू क्यू बराबर PQ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये Q क्या है, ये है आपकी क्वांटिटी जो भी आप प्रोडक्शन कर रही है कोई इकोनॉमी वस्तु और सेवाओं की, और P यानी प्राइस उन वस्तुओं और सेवाओं की। अब अगर मान लीजिए कि Q जो है उसका उत्पादन इकोनॉमी में कांस्टेंट हो गया है, स्थिर है, उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ प्राइस में ही कोई चेंज आ रहा है, तो प्राइस में चेंज आने से ये आपका क्या है, जो नेशनल इनकम है, ये जो इनकम है आपकी, ये बढ़ी हुई दिखाई जाएगी। जबकि वास्तव में ये इनकम बढ़ाने में किसका योगदान है, प्राइस का योगदान है। और वह योगदान क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए प्राइस बढ़ रही है, और इस वजह से आप जब नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिखाई जाती है। जबकि नॉर्मली होता क्या है कि इनकम बढ़ नहीं रही होती, इतनी बढ़ नहीं रही होती है, जैसे कि और ऐसी स्थिति में नेशनल इनकम का जो हमें परिणाम मिलता है वह है ओवर कैलकुलेटेड। आप कह सकते हैं कि वस्तु और सेवाओं की तो मात्रा उतनी ही है, उपभोग के लिए उतनी ही वस्तुएं मार्केट में बिक रही हैं, लेकिन चूँकि उनके दाम बढ़ गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय आय बढ़ गई है, जबकि राष्ट्रीय आय तो बढ़ी ही नहीं है। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में हम जो ये कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है, इन कीमतों में परिवर्तन को हम समायोजित करने की कोशिश करते हैं। समायोजन कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं, समायोजन के लिए हम सूचकांक का उपयोग करते हैं, और हम जैसे किसी पर्टिकुलर पीरियड को हम क्या बना देते हैं, को हम आधार मान के काम करते हैं। पर्टिकुलर पीरियड को आधार मानकर हम वर्तमान समय में जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपका प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, उसकी काउंटिंग उस आधार वर्ष की कीमतों के आधार पे करके हम पता लगाते हैं कि क्या राष्ट्रीय आय बढ़ी है या नहीं। जैसे कि इसका एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए अभी वर्तमान में अगर मान लीजिए नेशनल इनकम काउंटिंग करनी है, आधार वर्ष गवर्नमेंट ने माना है 2011-12। ठीक है, आधार वर्ष 11-12 मानने का मतलब समझिए कि हम ही इस समय 11-12 में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें प्रचलित थी उन कीमतों को हम लेंगे। ठीक है, तो उस समय की कीमतों को हमने लिया, आधार वर्ष की कीमतों को हमने लिया, और अभी चल रहा है 2021-22। तो 2021-22 में आपने जो भी उत्पादन किया, वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन किया, उस उत्पादन को आप ले लीजिए, यहाँ से हमने क्यू ले लिया, इधर से हमने पी लिया, और फिर उसके बाद में हम जो नेशनल इनकम इनको इंटू करके मल्टीप्लाई करके जो हम इनकम नेशनल इनकम का पता लगाएंगे, तो उससे हमें क्या है कि एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। एक्चुअल स्थिति कैसी कि 2011-12 से 2021-22 तक हमारी जो इनकम है वह क्या सही मायने में रियल इनकम बढ़ी है, या सिर्फ ये नॉमिनल इनकम बढ़ी है, या मॉनेटरी इनकम बढ़ी है, इसके बारे में हमें पता लगेगा।
नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में गैर मौद्रिक क्षेत्र की प्रधानता। चूँकि आप अविकसित और पिछड़े हुए देशों की समस्या क्या है कि वहाँ पर इतना इतना ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है, और विकास में पिछड़ने की वजह से वहाँ पर नॉन मॉनेटरी सेक्टर ज़्यादा पाया जाता है। यानी नॉन मॉनेटरी सेक्टर का मतलब समझिए कि वहाँ पर आपस में ही बार्गेनिंग हो जाती है, बार्टर सिस्टम चल रहा है वहाँ पर अभी में। और ऐसी स्थिति में चूँकि बार्टर सिस्टम में आप इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप की जो इनकम काउंटिंग है या गणना है वह कठिन हो जाएगी। नेक्स्ट है दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना में नेशनल इनकम काउंटिंग में हमने पढ़ाई है कि दोहरी गणना एक मुख्य समस्या है जो कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन को ओवर कैलकुलेट कर देती है। तो इस समस्या का भी निदान होना जरूरी है। अन्य संकटों में है कार्यों के अस्पष्ट विश्लेषण से भी राष्ट्रीय आय में कठिनाई होती है, जैसे व्यक्ति की अंशतः आय कृषि और अंशतः उद्योगों से हो। जैसा कि अगर मान लीजिए कोई नौकरी वाला व्यक्ति है, सेवा में कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस में है, और वह खेती बाड़ी का भी कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार से कार्यों का उसका जो विभाजन है वह हमें उसके कृषि क्षेत्र में कितनी इनकम हो रही है और इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर से उसे कितनी इनकम मिल रही है, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से विदेशी फर्मों द्वारा देश में कमाई गई राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती है, जबकि विदेशी शाखाओं द्वारा कमाया गया लाभ मुख्य कार्यालयों की जमा में शामिल होता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि नॉर्मली होता क्या है कि जो कोई विदेशी कंपनी जब हमारे यहाँ पर इनकम जनरेट कर पाती है, आय या मुनाफा कमाती है इनकम, तो वह अपनी इनकम को कम शो करती है। इसका कारण क्या है? टैक्स से बचने के लिए वैसा करती हैं। तो ये जब आप इनकम को कम शो करेंगे तो होगा क्या कि नेशनल इनकम काउंटिंग में आपकी वो जो राष्ट्र की इनकम है वह भी कम ही दिखाई दी जाएगी। इसी प्रकार से गलत सूचनाएं भी कठिनाई उत्पन्न करती हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आय के मापने में कठिनाइयां हैं, परंतु फिर भी राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व निरंतर बढ़ते जाने के कारण कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता और सतर्कता बरतने के प्रयास किए जाते हैं। प्रोफेसर किन्स द्वारा राष्ट्रीय आय को समष्टिवादी अर्थशास्त्र का अविभाज्य एवं महत्वपूर्ण अंग मानने के कारण इसका महत्व बढ़ा है। एक्चुअली में राष्ट्रीय आय का अभी आप देखेंगे तो धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? ये इससे क्या है कि दो देशों के बीच में आप तुलना कर पाते हैं और तुलना के आधार पे आप ये पता लगा पाते हैं कि किसी देश के लोगों का जीवन स्तर किस तरीके का है। क्या वहाँ निम्न जीवन स्तर है, मध्यम स्तर का जीवन है या उच्च जीवन स्तर का उपभोग वहाँ के निवासी उपभोग कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ नेशनल इनकम से ही पॉसिबल हो पाता है। इसलिए राष्ट्रीय आय काउंटिंग में इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए HDI मानक है, वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा PPP मॉडल के आधार पे, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे आप HDI मानक का उपयोग करते हैं और इसके आधार पे आप क्या पता लगाते हैं कि किसी देश में मानव विकास कितना हो रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हैं या इसके अलावा बहुत सारी जो अन्य संस्थाएं हैं जो कि राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पे ही ये पता लगा पाती है कि कौन से देश का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है या किस देश में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय है जो कि मदद करती है। इस कारण इसका महत्व निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय आय के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि इनका महत्व किस लिए है। आज ये जो आपका वीडियो है ये इतना ही है। धन्यवाद।